Today we are discussing about money market and its segment. So let us begin. First we need to understand what is money market. If we go by the RBI's definition, RBI की definition क्या कहती है? A market for short-term financial assets that are close substitute for money facilitates the exchange of money in primary and secondary market. इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है? एक आरबीआई की डेफिनेशन में कि मनी मार्केट क्या है, जो मनी का क्लोज सब्स्टिट्यूट है और जो मनी को फैसिलिटेट करते हैं एक्सचेंज करने में प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में. ये अलग अलग फाइनेंशियल एसेट्स हैं. ये फाइनेंशियल एसेट्स कौन सी हैं? जैसे कमर्शियल पेपर है या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है. इनके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे. और प्राइमरली ये शॉर्ट टर्म मार्केट है. जब हम आगे इस डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं तो मनी मार्केट क्या है? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो पैसे के लेन देन में काम आता है और ये लेस देन 1 ईयर, इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म बोला गया है. और ए सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद हाई लिक्विडिटी एंड वेरी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज आर ट्रेडेड. तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाता है जिनकी लिक्विडिटी हाई है और मैच्योरिटी शॉर्ट है. और इसमें एक्चुअली कैश में डील नहीं होता, बट कैश के सब्स्टिट्यूट जैसे ट्रेड बिल्स, प्रॉमिसरी नोट, गवर्नमेंट पेपर्स, उनको कैश में कन्वर्ट करने की बात की जाती है विदाउट एनी लॉस और एट लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. गवर्नमेंट पेपर क्या है, प्रॉमिसरी नोट क्या है, इसके अंदर सभी आते हैं, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडिएटरीज. इसके फीचर क्या है मनी मार्केट के? कि ये जो मार्केट है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए है या फाइनेंशियल एसेट्स जिनको हम नियर मनी भी कह सकते हैं. इन फाइनेंशियल एसेट्स का मैच्योरिटी पीरियड जो है वो लेस देन 1 ईयर होगा. ये जो मनी मार्केट ट्रांजैक्शन है ये किसी स्टॉक एक्सचेंज पे प्रॉपर फॉर्मल सेटिंग्स में नहीं होती. ये ओरल कम्युनिकेशन पे और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो उसके साथ है या रिटर्न ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट जो है उसके साथ जो है इसको किया जा सकता है. ट्रांजैक्शन जो है बिना किसी ब्रोकर की हेल्प के की जाती है और ये कोई एक सिंगल होमोजीनियस मार्केट नहीं है. इसके अंदर बहुत सारी सेवरल सब मार्केट्स हैं जिन्हें कॉल मनी मार्केट कहते हैं, एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेंस बिल मार्केट कहते हैं. इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं मनी मार्केट के? कमर्शियल बैंक्स, एक्सेप्टेंस हाउसेस और एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. इनको भी हम डिस्कस करेंगे आगे. ऑब्जेक्टिव क्या होता है मनी मार्केट का? ऑब्जेक्टिव है एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करना जहां पर जिनके पास सरप्लस फंड है, वो जिनके पास शॉर्ट है यानी फंड्स की कमी है, वहां तक पैसा पहुंच जाए. शॉर्ट टर्म जो डेफिशिएंट है, पैसे की जो कमी है शॉर्ट टर्म, उसको भी कम करने में ये जो है मनी मार्केट हेल्प करती है. इसके अलावा मनी मार्केट में क्या होता है? सेंट्रल बैंक की मदद करती है मनी मार्केट. कैसे मदद करती है कि बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई जो है, वो उसके पास मनी मार्केट के रेगुलेट करने के लिए अलग अलग नॉर्म्स है. उसकी मदद के थ्रू जो है आरबीआई इसके अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं इकोनॉमी में. और हर यूजर जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, उनको ये एक्सेस प्रोवाइड करती है रीजनेबल कॉस्ट पे. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये इंडस्ट्री को बढ़ावा देती है क्योंकि जिसको पास पैसे की कमी है और पैसा मिल जाए उसे, तो इंडस्ट्री को आगे काम करने में हेल्प मिलेगी. डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट यानी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस जिनकी हम बात करते हैं, उनको डेवलप करने में मनी मार्केट काम आती है. स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक को स्मूथ काम करने में भी जो है ये मदद करती है. इफेक्टिव सेंट्रल बैंक कंट्रोल, सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है उसको कंट्रोल करने में, मनी मार्केट को कंट्रोल करने में, इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने में जो है ये मदद करती है मनी मार्केट. और एक मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है. और जो हमारी गवर्नमेंट है 2 टाइप की पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी. तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है मनी मार्केट उसके प्रीव्यू में आती है. आगे फिर नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्स ऑफ फाइनेंस टू गवर्नमेंट. इन्फ्लेशनरी यानी महंगाई ना बढ़े और पैसा भी गवर्नमेंट के पास आ जाए, ये मनी मार्केट का काम है. अब मेन आती है कंपोजिशन, जो आज हमारा टॉपिक है डिस्कस करने का कि मनी मार्केट के अंदर कौन कौन से सेगमेंट है.
4 सेगमेंट आते हैं, सब सेगमेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट्स या डिस्काउंट मार्केट भी बोलते हैं, फिर एक्सेप्टेंस मार्केट और लास्ट है ट्रेजरी बिल मार्केट। इन्हीं चारों मार्केट्स को जो है हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं मनी मार्केट के? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंडिया में जो है 1986 तक गिने चुने इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसके बाद बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आने शुरू हुए। जो सबसे पहले हैं ट्रेजरी बिल्स, फिर मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस इन दी कॉल लोन मार्केट, ये है। फिर कमर्शियल बिल्स, प्रोमिसरी नोट्स इन दी बिल मार्केट। इन सबको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अब नए इंस्ट्रूमेंट्स क्या है इसके अलावा और क्या क्या आया है? कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, रीपर्चेज एग्रीमेंट, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, ये हम सब अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। कॉल मनी मार्केट क्या है? आप इसकी अगर डेफिनेशन को पढ़ें, कॉल मनी मार्केट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल मनी मार्केट वेयर द डे टू डे सरप्लस फंड्स मोस्टली ऑफ बैंक्स आर ट्रेडेड इन। बैंक्स के पास जो सरप्लस पैसा है वो कॉल मनी मार्केट में आता है। ये जिसके अंदर जो पैसा है वो बहुत ही लिक्विड नेचर का है, उसकी लिक्विडिटी इतनी है कि वो जितना कैश उसके इक्विवेलेंट बनता है उस तक काम करेगा। तो इस मार्केट में लोन्स जो है जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं। एक बैंक दूसरे बैंक से जो है बोरो भी कर सकता है अगर उनके पास कोई अचानक से सडन डिमांड आ जाए फंड्स के लिए, उन्हें कोई लार्ज पेमेंट करनी हो या किसी को लार्ज रेमिटेंस देनी हो, तो आरबीआई की मदद से, आरबीआई की पॉलिसीज के हिसाब से एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो भी कर सकता है अमाउंट। अब इसके अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जैसे जिस भी बैंक आप एग्जांपल ले लो, गवर्नमेंट बैंक जो ज्यादातर इस सूची में आते हैं उनको बोला गया है। तो जैसे एसबीआई का आप एग्जांपल ले सकते हो, यूनियन बैंक का या पीएनबी बैंक का, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो शेड्यूल में नहीं है, ये आरबीआई ने शेड्यूल लिस्ट इशू की हुई है, तो उसके जो शेड्यूल में नहीं है वो नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। फॉरेन बैंक जो बाहर से आके काम कर रहे हैं, जैसे डॉइश बैंक है या आरबीएल है, इंडिया में आके काम कर रहा है, या सिटी बैंक है जो बाहर के बैंक है वो इंडिया में आके काम कर रहे हैं। उसके अलावा फिर आती हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये लोकल लेवल पर है। इसका कोई ना कोई स्पॉन्सर बैंक जरूर होगा, बड़ा बैंक, वो स्टेट लेवल पर, जैसे हरियाणा के अंदर हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक के नाम से बैंक है, जो कोऑपरेटिव बैंक है, सहकारी बैंक जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद आता है डीएफएचआई, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है? बिल्स को डिस्काउंट करना। देन सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एट एसटीसीआई, ये सिक्योरिटीज में डील करती है। ये जो है डीएफएचआई और एसटीसीआई, ये बोरो का काम भी करते हैं, लैंड का काम भी करते हैं, दोनों मतलब उधार लेते भी हैं देते भी हैं। और ये कॉल मनी मार्केट में बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स के तौर पर ही डील करते हैं। अब बात करते हैं कॉल रेट्स की। कॉल रेट्स क्या है? जो कॉल रेट बोला किसे जाता है? सबसे पहले तो इंटरेस्ट जो आप पे करते हो लोन्स के ऊपर, इन्हें कॉल रेट बोला जाता है। बहुत आसान भाषा में समझें, इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल लोन्स इज नोन एज कॉल रेट। कॉल रेट जो है ये बहुत ज्यादा वेरी करते हैं डे टू डे, कई बार तो और टू और, मतलब एक घंटे अलग रेट, अगले घंटे अलग रेट्स भी होंगे। ये जो है बहुत सेंसिटिव है डिमांड और सप्लाई के लेकर। डिमांड और सप्लाई जो होगी कॉल लोन्स की, उसके हिसाब से इसके अंदर चेंज आएंगे। कोई भी पार्टिसिपेंट जो एलिजिबल है वो इस मार्केट में आकर ट्रेड कर सकता है। इंटरेस्ट पेबल जो है वो, ये जो एक कंडीशन बताएगी, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके हिसाब से जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। कॉल रेट्स की अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो है सबसे ज्यादा 30% पहुंच गए थे दिसंबर 1973 में। उसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, गवर्नमेंट के स्टेप लेने की वजह से इन रेट्स को कम लेके आया गया। अब जैसे आप पढ़ेंगे तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए ने क्या किया, 1973 में एक सीलिंग लिमिट फिक्स कर दी थी 15% की, कि 15% से ज्यादा जो है कॉल रेट नहीं हो सकते इंडिया के अंदर। बैंक्स एसोसिएशन को क्यों इंटरवीन करना पड़ा? क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक अलार्मिंग लेवल था कि किसी के पास शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा रेट पहुंच जाना 30%, कैश और लिक्विडिटी के
जब हम बात करें तो बैंक्स जो है पेमेंट्स में डिफॉल्ट करना शुरू कर सकते थे, तो इसीलिए इसको एक रीजनेबल लिमिट में लेके आना जरूरी था। आईबीआई ने इसको लिमिट को टाइम टू टाइम चेंज किया, जैसे 15% से 12.5% की गई मार्च 1976 में, फिर जून 1977 में 10%, फिर 8.6%, फिर देन अगेन 10% इन 1980। करंट कॉल रेट इंडिया में 8% के ऊपर फिक्स किया गया है, ठीक है। 8% से ज्यादा कॉल रेट नहीं हो सकता। इंडिया में अब 2 टाइप के कॉल रेट हैं, एक इंटरबैंक कॉल रेट, दूसरा है लैंडिंग रेट ऑफ DFHI। जब हम डीलिंग सेशन की बात करते हैं, ये नॉलेज पर्पस से अगर हम बात करें तो कॉल मनी मार्केट के अंदर जो है 5 बजे तक वीकडेज में ट्रांजैक्शन होती हैं और 2:30 बजे तक सैटरडे को, या जो आरबीआई की टाइम टू टाइम गाइडलाइंस आती हैं, चेंज होती रहती हैं आरबीआई की गाइडलाइंस। और मनी मार्केट के अंदर लोकेशन कहाँ कहाँ है जहाँ डील किया जाता है, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली एंड अहमदाबाद। ट्रेजरी बिल्स की बात करें, ट्रेजरी बिल्स क्या चीज है? ट्रेजरी बिल्स क्या है, इसको अगर आप इसकी डेफिनेशन को आप पढ़ें तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। जनरली ये 1 साल तक के होते हैं, तो इसलिए शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। जब हम बात करते हैं किस किस टाइप के होते हैं, ऑप्शन के थ्रू बेचे जाते हैं 91 डे, 182 डे, 364 डे और 14 डे ट्रेजरी बिल्स को हम अपनी अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। 91 डे ट्रेजरी बिल्स क्या है? ये ट्रेजरी बिल्स आर नॉट सेल्फ लिक्विडेटिंग इन वे जेन्युइन ट्रेडर बिल्स आर, although the degree of their liquidity is greater than that of trade bills। ये दिन जो इसके साथ जोड़े गए हैं 91 डेज या 182 डेज, इसके बाद इनकी पेमेंट कर दी जाएगी जिसने भी इनको खरीदा है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस जब 91 डे के लिए आपको चाहिए तो 91 डे ट्रेजरी बिल खरीदे जा सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें क्या बताया गया है, अगर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को उनकी लिक्विडिटी के हिसाब से अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले कैश, फिर कॉल लोन्स, फिर ट्रेजरी बिल्स और फिर कमर्शियल बिल्स का नंबर आता है। ट्रेजरी बिल्स जो है वो हाईली लिक्विड है बिकॉज देयर कैन नॉट बी बेटर गारंटी ऑफ रीपेमेंट देन दी वन गिवन बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री इज ऑलवेज विलिंग टू परचेज और डिस्काउंट। ये बहुत हाईली लिक्विड है क्योंकि गवर्नमेंट इनको पीछे से बैक करती है। दूसरा, सेंट्रल बैंक जो है इकोनॉमी का, वो हमेशा इनको खरीदने के लिए या इनको डिस्काउंट करने के लिए तैयार रहता है। अनलाइक ऑर्डिनरी ट्रेड बिल्स, ट्रेजरी बिल्स आर क्लेम अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दे डू नॉट रिक्वायर एनी गार्डनिंग और फर्दर एंडोर्समेंट और एक्सेप्टेंस। ऑर्डिनरी ट्रेड बिल्स के साथ जो है कोई ना कोई बिजनेस जुड़ा होगा, बिजनेस को कोई ना कोई गारंटी देनी पड़ेगी, लेकिन ट्रेजरी बिल्स के साथ ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट के दिए हुए हैं तो इसके साथ कोई फर्दर गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस क्वालिटी है ट्रेजरी बिल्स की? दे आर हाईली लिक्विड, जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। इनके अंदर डिफॉल्ट का रिस्क नहीं है क्योंकि इनको गवर्नमेंट बैक करती है। रेडी अवेलेबिलिटी, ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अश्योर्ड यील्ड, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि इतना % तो आपको रिटर्न इस पे मिलेगा ही मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसके अंदर जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम है और बिल्स के मुकाबले। फिर है एलिजिबिलिटी फॉर इंक्लूजन इन स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रेशियो, SLR जिसे बोलते हैं, उसके अंदर भी ट्रेजरी बिल्स को इंक्लूड किया जाता है। फिर नेग्लिजिबल कैपिटल डेप्रिसिएशन, इसके अंदर शायद ही ऐसा चांस हो कि कैपिटल कम होगी आपकी। अब अगर हम टाइप्स की बात करें ट्रेजरी बिल्स के, तो ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स और एडहोक ट्रेजरी बिल्स। ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स क्या है? ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स आर इशू टू द पब्लिक एंड द आरबीआई फॉर एनेबलिंग द गवर्नमेंट टू मीट द नीड्स ऑफ सप्लीमेंट्री शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स पब्लिक को और आरबीआई को इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि गवर्नमेंट अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस नीड को पूरा कर सके। ट्रेजरी बिल्स को एडहोक बिल्स भी बोला जाता है शॉर्ट में। ये जो है डिसकंटिन्यू कर दिए गए, 2 एग्रीमेंट साइन हुए थे गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में, उसके बाद इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इंडिया में ट्रेजरी बिल्स को इशू करने का सिस्टम जो है 1937 में इंट्रोड्यूस किया गया था और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या है, कम से कम 50 करोड़ रुपए का बैलेंस आरबीआई के पास रखना पड़ेगा हर फ्राइडे को,
या 4 करोड़ का और किसी दिन, ताकि वो अपना इंटरेस्ट पे कर सके। ये लिमिट्स जो है टाइम टू टाइम रिवाइज होती रहती हैं। एडोक बिल कैसे क्रिएट होता था? जब भी ये लिमिट से नीचे गवर्नमेंट का पैसा जाता था आरबीआई के अकाउंट्स में, तो आरबीआई जो है एक एडोक अकाउंट क्रिएट कर देती थी गवर्नमेंट के फेवर में, और गवर्नमेंट जो है इन बिल्स को इशू करके पैसे की नीड को, जो कैश बैलेंस की रिक्वायरमेंट थी, उसको पूरा करते थे। ये इसको स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट्स और फॉरेन सेंट्रल बैंक्स भी जो है इनके अंदर इन्वेस्ट करते थे टेम्परेरी सरप्लस के लिए। अब आगे आते हैं 182 डेज मार्क ट्रेजरी बिल्स। इनका पर्पस क्या था कि शॉर्ट टर्म से ज्यादा उसको थोड़ा सा वाइडन किया जाए, उसकी लिमिट्स को। 91 डे ट्रेजरी बिल्स में था। ये नवंबर 1986 में इंट्रोड्यूस किए गए इंडिया में, और ये भी आरबीआई के थ्रू मंथली ऑक्शन में बेचे जाते थे 1988 के बाद से। इन बिल्स के थ्रू कोई स्पेसिफिक अमाउंट जो है कभी रेज नहीं की गई। इसके बाद इनको जब ऑक्शन किया जाता था तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जितना फंड उनके पास अवेलेबल है वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे। तो ये एक हैंडी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर बैंक के लिए काम आए। ये किसी भी पर्सन के द्वारा खरीदे जा सकते थे, चाहे वो इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो जो इंडिया में रहती है, इंडिया की रेजिडेंट है। उसके बाद इनको रीफाइनेंस भी करवाया जा सकता है। रीफाइनेंस क्या, आप इनको गिरवी रख के सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड कर सकते थे। उसके बाद आए 364 डेज ट्रेजरी बिल मार्केट। जब 182 ट्रेजरी बिल्स को बंद कर दिया गया अथॉरिटीज के द्वारा, तो एक नया इंस्ट्रूमेंट आया 364 डे ट्रेजरी बिल मार्केट। ये अप्रैल 1992 में इंट्रोड्यूस किए गए इंडिया में। इनको हर फोर्थ नाइट जो है ऑक्शन किया जाता था। काम, इनका फीचर सब कुछ लगभग 182 डे बिल की तरह ही थे। आरबीआई इनको खरीदता नहीं था और ना ही इनको डिस्काउंट करता था। इस मार्केट को और डाइवर्सिफाई करने के लिए आरबीआई ने 2 टाइप के ट्रेजरी बिल और इंट्रोड्यूस किए गए। 14 डे मार्केट ट्रेजरी बिल्स थे। पहले टाइप के इंट्रोड्यूस किए गए अप्रैल 1, 1997 को, जिन्हें इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल बोला गया, आईटीबी। सेकंड टाइप के इंट्रोड्यूस किए गए मई 20, 1997 को। इन्होंने आईटीबी यानी इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स ने 91 डेज के जो ट्रेजरी बिल थे उनको रिप्लेस किया। इनका मकसद क्या है? ये स्टेट गवर्नमेंट को, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स को और कुछ स्पेसिफाइड अदर बॉडीज है उनको बेचा जाता था। इनको बेचने पर बुक एंट्री क्या होती थी? बाय क्रेडिट टू सब्सिडरी जर्नल लेजर अकाउंट। एक सब्सिडरी जर्नल लेजर अकाउंट था, उसको क्रिएट किया गया, और इनको रिन्यू जो किया जाता था या रिपे जो किया जाता था वो एट पार किया जाता था फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इनकी डिसएडवांटेज क्या थी? ये ट्रेडेबल या ट्रांसफरेबल नहीं थे। अगर हम ट्रेजरी बिल्स की समरी की बात करें, ट्रेजरी बिल्स जो है मिनिमम अमाउंट 25,000 रुपए अगर इसमें किसी को इन्वेस्ट करना है और उसी के मल्टीपल में इन्वेस्ट किया जाएगा 25,000 के मल्टीपल में। ट्रेजरी बिल्स को डिस्काउंट पे इश्यू किया जाता है और रिडीम किया जाता है एट पार पे। ट्रेजरी बिल्स को जो इश्यू किया जाता है वो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS के तहत इंट्रोड्यूस किया जाता है। 91 डे ट्रेजरी बिल्स जो है उनको हर हफ्ते ऑक्शन किया जाता है। 182 डेज और 364 डे ट्रेजरी बिल्स को हर अल्टरनेट वीक के वेडनेसडे पर ऑक्शन किया जाता है। ट्रेजरी बिल्स आर हेल्ड ऑन नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम NDS, और मेंबर्स जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिकली अपनी बिड्स जो है सबमिट कर सकते हैं। इसके कमियों की बात करें तो एक तो इसमें पुअर यील्ड, पैसा कम था इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से। दूसरा, अब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव बिड्स, बिड्स के अंदर भी इसके अंदर कम ही बिड्स आती थी। तीसरा, इसके अंदर एक्टिव ट्रेडिंग भी जो थी वो कम थी। थैंक यू। वी विल डिस्कस रेस्ट इन कमिंग लेक्चर्स।